welcome to part 3 of chapter 1 chemical reactions and equations। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने देखे थे कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस। दो ऑब्जर्वेबल चेंजेस के बारे में हम पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वो देखना है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक करके उसको देख कर आइए। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज से कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहली वो रिएक्शन जिसमें हीट काफी ज्यादा निकलती है, मतलब आपने सपोज कोई रिएक्शन करवाई, एक बीकर में दो सब्सटेंसेस को डाला, रिएक्टेंट्स को डाला और कोई रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शंस जो होंगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर हम बीकर को टच करेंगे, वैसे टच नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। अगर कोई रिएक्शन जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अब जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो आपको कैसे पता चलेगा हीट एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही है? तो वो पता करने के लिए आपको टच करना पड़ेगा बीकर को। तो जब आप बीकर को टच करोगे जिसमें आप अपनी केमिकल रिएक्शंस करा रहे हो, तो आप ये देखोगे कि वो जो बीकर है वो ठंडा होगा, मतलब जो हीट है वो क्या हो गई है, अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। और ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से विद द डिफरेंस। अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो बहुत इजी है इसको याद रखना। एक्सोथर्मिक में आप याद रखेंगे हीट को और एंडो में आप याद रखेंगे आइस को। एंडो मतलब ठंडा, एक्सो मतलब गर्म। एक्सो मींस कुछ एग्जिट हो रहा है। देखो EX एक्सो, EX एग्जिट, तो कुछ एग्जिट आउट हो रहा है, मतलब कुछ बाहर निकल रहा है। तो बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ पे हीट निकल रही है या फिर कोई एनर्जी निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें दो चीजें हो रही होती हैं। एक होता है हीट या एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और एक होता है हीट या एनर्जी का निकलना। तो अगर एनर्जी ज्यादा निकल रही है या हीट ज्यादा निकल रही है देन एब्जॉर्ब होने से, तो वो होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है और निकल कम रही है तो वो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट ज्यादा निकल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो गर्म ज्यादा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो उसने अपने अंदर हीट को खा लिया। तो अब वो जो रिएक्शन होगी, जो टेम्परेचर होगा उस रिएक्शन का, वो कैसा होगा, वो कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट साइड होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट साइड होती है। इस लास्ट लाइन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं विद एन एग्जांपल। सपोज करो आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, AB एंड CD, आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं। अब इन रिएक्टेंट्स को हमने पार्ट 1 में देखा था, इनको क्या चाहिए होता है, कुछ एनर्जी चाहिए या कुछ हीट चाहिए जिससे ये क्या हो जाए, टूट जाए। रिएक्टेंट साइड क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है। तो अगर हम इसको हीट दे दें, अगर ये हीट लेगा तो हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। हीट को जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो इनके बॉन्ड्स टूट गए जैसे हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की। उसके बाद जैसे ही बॉन्ड्स टूटेंगे वैसे ही क्या होगा, हीट या एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज होगी। मतलब अगर आपके बॉन्ड्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
एकदम टाइटली उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है रिएक्टेंट्स ने। सपोज करो ए बी आपका एक रिएक्टेंट था, ए बी के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, तो हीट वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बट अगर वो उससे ज्यादा एनर्जी अगर बाहर निकाल रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर वो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है बट टूटने के बाद वो जब कम निकालेगा उसको, तो वो कौन सी रिएक्शंस होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो देखो यहां पर ही हमें क्या पता चला, हीट एब्जॉर्ब अगर यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे अगर एनर्जी कम रिलीज होगी या फिर हीट कम रिलीज होगी, तो एंडोथर्मिक। अगर वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है कोई भी रिएक्टेंट और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज ज्यादा कर रहा है, तो वो रिएक्शंस क्या होंगी? एक्सोथर्मिक होंगी। उसके बाद क्या होता है? आपका प्रोडक्ट बन जाता है और जो रिलीज होगी एनर्जी वो प्रोडक्ट साइड पे रिलीज होगी और जो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी वो रिएक्टेंट साइड पे एब्जॉर्ब होती है। इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट साइड पे होता है और एंडोथर्मिक रिएक्टेंट साइड पे होता है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन को आप क्या करा? आपने जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मीथेन इज CH4। आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वाटर निकली। वाटर के साथ साथ आप ये साइन देख रहे हैं, ये साइन होता है हीट का। तो अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो उसमें हीट निकलेगी। ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। इसमें क्या हुआ होगा? हीट एब्जॉर्ब कम हुई होगी और जो हीट निकली होगी, रिलीज हुई होगी, वो बहुत ज्यादा रिलीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोला जाता है लाइमस्टोन, जिसके हम मार्बल्स और पत्थर देखते हैं बहुत बड़े बड़े। अब अगर इसको हम हीट करेंगे, इसको क्या करा? हीट करा, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया और कैल्शियम मोनोऑक्साइड आया। ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइन। अभी हम इसको आराम से अच्छे से लर्न करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हीट अब आप कहाँ देख रहे हो? हीट आप देखोगे रिएक्टेंट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पे जब हीट होती है तो वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुई और हीट रिलीज कम हुई। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के। कंबर्शन, कंबर्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना कंबर्शन कहलाता है। और कंबर्शन में हमेशा हीट या फिर कोई एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे हमने अभी मीथेन को जलाया, तो मीथेन में क्या था? कार्बन कंपाउंड था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और क्या निकला हमारे पास? बहुत ज्यादा हीट निकली। रेस्पिरेशन, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और आगे जब उसमें रिएक्शन होती है तो एनर्जी निकलती है। मतलब ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइजेशन, जो आपने फूड खाया होता है, उस फूड में क्या होता है? उस फूड में ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुए। वायर का बर्न होना, कौन सी वायर? मैग्नीशियम वायर, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। तो क्या निकल रही थी? व्हाइट लाइट निकल रही थी और हीट निकल रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आयरन की रस्ट होना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या छोड़ गया? कूलिंग इफेक्ट छोड़ गया। कूलिंग इफेक्ट, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। थर्मल रिएक्शंस अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है थर्मल रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट होता है हमारे पास, बस एक रिएक्टेंट, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और वो रिएक्टेंट 2 पार्ट्स में टूट जाता है।
तो वो भी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एग का कुक होना एंडोथर्मिक है, मतलब हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई और निकली कम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब अगर आप बीकर को टच करोगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर चेंज। अब हमारे पास सपोज करो एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है, और केमिस्ट्री में ब्लू कलर का सोल्यूशन मोस्टली हमारा किसका होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। अब क्या करा, कॉपर सल्फेट ले लिया, टेस्ट ट्यूब में उसका सोल्यूशन ले लिया। देखो कॉपर सल्फेट ना ब्लू कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। अब उन क्रिस्टल्स को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, वो पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं और उसका एक सोल्यूशन बन जाता है ब्लू कलर का। अब ये ब्लू कलर के सोल्यूशन में हमने डाला आयरन नेल। अब ये आयरन नेल क्या करेगा, इस आयरन नेल पे आ गई कॉपर की कोटिंग, और जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो चेंज हो गया ग्रीन कलर के सोल्यूशन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अब क्या रिएक्शन है इसके पीछे। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जैसे ही मिला तो उसने आयरन सल्फेट बना लिया। अब ये जो आयरन सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, और आयरन के नेल के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो गई, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, कॉपर इस पर आ गया, और कॉपर हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें क्या हुआ, ब्लू कलर का सोल्यूशन लिया था और थोड़ी देर बाद देखा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर के सोल्यूशन में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, दोबारा ब्लू कलर का सोल्यूशन है हमारे पास, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। जिंक हमारा सिल्वर कलर का होता है, हमने उसको डाल दिया। अब क्या होगा, दोबारा से एक रिएक्शन होगी, और थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे कि जिंक की जो आपने स्ट्राइप ली थी उस स्ट्राइप पे आ गया कॉपर, कॉपर की कोटिंग आ गई। देखो रेड ब्राउन कलर आ गया। ये रेड ब्राउन कलर किसका होता है, ये होता है कॉपर का। और जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो चेंज हो गया कलरलेस में। इसके पीछे क्या रिएक्शन है इसको देखते हैं। तो इसके पीछे कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में है, जिंक की प्रेजेंस में, जैसे ही जिंक उसमें आया उसने जिंक सल्फेट बना लिया, प्लस कॉपर उस पर स्ट्राइप पर डिपॉजिट हो गया। तो ब्लू से कलरलेस हमारा सोल्यूशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हमें पता चला रिएक्शन हुई है, कलर के चेंज होने की वजह से पता चला। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो बिल्कुल आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे लैब में। और ये जो हमारे पास जिंक होता है एक्चुअली सिल्वर कलर का जिंक होता है, इसकी बस एक स्ट्रिप ले ली है। अब हमें जो रिएक्शन पता चल रही है, हो रही है, वो पता चल रही है चेंज इन स्टेट की वजह से। स्टेट का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया। अब ये कैसे होता है, केमिकली कैसे होता है। फिजिकली तो हमें पता है, आइस को मेल्ट कर दिया, बट केमिकली कैसे हो रहा है। अब देखो हमारे पास कोई टैबलेट्स होती है जैसे एंटासिड्स वगैरह होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डाल दिया हमने, जैसे डाइजीन वगैरह, हमने उसको क्या करा, वाटर में डाल दिया, तो वो सॉलिड से क्या चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर हम वैक्स की बात करें, इसमें क्या होती है, कैंडल में वैक्स होती है। अब ये वैक्स को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ये वैक्स होती है ये कार्बन कंपाउंड होती है, कार्बन कंपाउंड। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर कार्बन कंपाउंड को हम जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये कंबशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हुई है। कंबशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं तो वैक्स हमारी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में।
उसको जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले, मतलब सॉलिड टू गैस में चेंज हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो ये कैसा चेंज है? चेंज इन स्टेट की वजह से हमें पता चल रहा है यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स जो होती है हमारी, वो हम बोलते हैं ये हमारा एक केमिकल चेंज है। अभी हमने देखा था पार्ट 1 में, चैप्टर 1 के, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो बर्निंग होती है, वो मोस्टली क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। और मेल्टिंग जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इस पर। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज होती हैं, जैसे साइज, स्ट्रक्चर, शेप। तो इसमें क्या हुआ? जब वैक्स मेल्ट हुई तो वैक्स क्या थी? सॉलिड थी वैक्स। और वैक्स जब चेंज हुई तो वो किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। अब इस लिक्विड को, मेल्टेड वैक्स को दोबारा जमाएंगे तो दोबारा ये सॉलिड में चेंज हो जाएगी, है ना? तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज में हमारा फिजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होने का क्या मतलब है? जैसे हमने वैक्स को बर्न किया तो वैक्स में ना ऐसे कार्बन चेन होती है पूरी, और कुछ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये ग्रुप अभी जानने की जरूरत नहीं है क्या लगा है ये ग्रुप, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये पूरा हमारे पास वैक्स का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको हीट कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो CO2 क्या है? हमारे पास एक गैस है। तो देखो कितनी बड़ी कार्बन की चेन थी और किसमें चेंज हो गई? CO2 और वाटर में चेंज हो गई। तो इसका तो क्या चेंज हो गया? इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, ही पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ वैक्स हमारी केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारा फिजिकल चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं कि कितना समझ में आया आपको। तो ये क्वेश्चन मेरे साथ जल्दी से ट्राई करेंगे। Which of the following is an exothermic reaction? सबसे पहला क्विक लाइम, मतलब CaO इज अ क्विक लाइम, उसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं। जो चूना होता है जो आप उस पे लगाते हो, वॉल पर लगाते हो, जैसे ही उसको वाटर में ऐड करते हो ना तो बहुत ज्यादा तेज की हीट बाहर निकलती है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे निकलती है। इसलिए इसको ड्रम्स में चूने को लिया जाता है और उसमें पानी डाला जाता है जिससे जितनी भी हीट निकलेगी उस ड्रम में निकले। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हुई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं, देखो कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, हमेशा एसिड को वाटर में डालेंगे, क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर उड़ गया तो पीछे क्या छोड़ गया? कूलिंग इफेक्ट। ये तो नहीं है एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। सब्लिमेशन का क्या मतलब हुआ? सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन होता है। तो इसमें से कौन कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। अब इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं? ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो हमारी बॉडी में हो रहा है डाइजेशन में। तो डाइजेशन कैसा होता है? एक्सो होता है। जिंक डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड में जाएगा तो वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और मैंने एक और बात आपको पार्ट 2 में बताया था
कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड में ऐड होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? जल्दी से इसे कमेंट करके बताएंगे कि मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, भी हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट, नाइट्रोजन। अब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो, अब आप बोलोगे यार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों हमारे पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो हमेशा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बन जाएगा, फिर तो हमें तो कभी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कभी भी अपने आप रिएक्ट नहीं करते। अपने आप रिएक्ट नहीं करते तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं? इन्हें देनी पड़ती है कुछ हीट। तो ये हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और तब बनाएंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? ये होगी हमारी जिसमें हीट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई? सिर्फ डी पार्ट। देखो, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खुद ही मिलके रिएक्ट करने लगते तो हमारे एनवायरनमेंट में तो कोई भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हमें अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए हमने उसको हीट दी तो क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आई होप आपको सब बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं होगा तो जल्दी से कमेंट करके मुझे अपनी क्वेरी बताइए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Meet you in the next part of this chapter. Till then, bye and take care everyone.